नए रिकॉर्ड्स बनाने के बाद आज फिर से एक्शन में रहेंगे बाजार। थोड़ी ग्लोबल सुस्ती जरूर बनी हुई है, क्या हमारे बाजार इनिशियल डिप के बाद वापस तेजी में आ सकते हैं? यह है बड़ा सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और यही एक बड़ा सवाल है जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे और उसी हिसाब से आपकी ट्रेड सेटअप की तैयारी करवाई जाएगी। तो दीप, मॉर्निंग। कल तो हमने पूरी तरह से इंटरनेशनल मार्केट के क्यूज को डॉज कर दिया। आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, बड़ी बातें कौन सी हैं? वहीं पर नजर रहेगी। इंटरनेशनल मार्केट्स का ही थोड़ा डोमिनेंस है। ऑफकोर्स हमारे बाजार जिस तरह से होल्ड आउट कर रहे हैं वो तो शानदार है ही, बट हाँ, ग्लोबल मूड माहौल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो बड़े ट्रिगर्स की बात करें तो ऑफकोर्स चाइना ही बड़ा ट्रिगर अभी भी बना हुआ है। कल तो हमने यहाँ की परेशानी को डॉज किया, आज देखते हैं क्या होगा। बट हाँ, एप्पल में बड़ी गिरावट आई, यूएस में बड़ी गिरावट आई, क्योंकि चीन से सप्लाई की चिंता अब बढ़ती हुई दिख रही है। शटडाउन जिस तरह से हो रहे हैं, क्या होगा इसका प्रभाव जानेंगे थोड़ी देर में। बग्गा साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बट कल डाउ 500 अंक लुढ़ककर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। इसमें एक और बड़ा काम फेड के सदस्य ने भी कहा। दो प्रोमिनेंट सदस्य, जेम्स बुलार्ड साहब, कई बार इनकी कमेंट्री तो हम सुनते रहते हैं, इस बार जॉन विलियम साहब भी हैं, न्यूयॉर्क फेड के प्रेसिडेंट, और दोनों ने कहा है कि इन्फ्लेशन अभी काबू आने में वक्त है, और दोनों ने कहा है कि रेट्स और बढ़ सकते हैं। अगले साल जो रेट कट की संभावना थी उस पर भी पानी लगा दिया है। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल करीब 60-70 अंक नीचे, बट निचले स्तरों से रिकवर भी हुआ है। और ऑफ कोर्स नजर रखिए कच्चे तेल पर, क्योंकि हमारे लिए राहत के संकेत हैं, बट दुनिया भर में मांग की चिंता हो रही है। एक साल के निचले स्तर पर कल कच्चा तेल गिरते हुए दिखा था, $80 के करीब, वहां से थोड़ा रिकवर हुआ है, बट $80 तक का तेल फिसला है। तो एक जो कंफर्ट लेवल चाहिए था हमें $80 का, नेहा, एक बार के लिए तो स्क्रीन पर आ गया है। अब आशा करते हैं इसके और नीचे आए। ऑलराइट, चलिए, तो अब यही समझने वाली बात होगी कि यहाँ से किस तरह का मूड देखने को मिलता है। और कच्चा तेल, जैसे दीप ऑलरेडी मेंशन कर ही चुके हैं यहाँ पर, कि प्रेशर में आया है। भारत के लिए तो ये अच्छी बात होगी अगर यहाँ से और सस्ता तेल हमें देखने को मिले। लेकिन दीप, एशियन मार्केट्स के क्यूज कैसे हैं? क्योंकि जापानीज मार्केट प्रेशर में, लेकिन बाकी मार्केट्स तो ठीक ही ठाक ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, उतना परेशानी वाली बात नहीं। आई थिंक डाउ ने कल एक रिएक्शन जरूर दिया है, और एक बार बनता भी था इस बात पर रिएक्शन, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी क्लोजली लिंक्ड है उनकी सप्लाई चेन्स। अगर एप्पल पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 से 10% सप्लाई में परेशानी आ सकती है, 60 लाख फोन्स का सप्लाई इंपैक्ट हो सकता है, तो एक बार के लिए तो ये रिएक्शन आना लाजमी भी है। तो वो एक बार बाजार ने रिएक्ट कर दिया। बट जिस तरह से आज सुबह अमेरिकी फ्यूचर्स बिहेव कर रहे हैं, वो कल की, क्योंकि अगर आप दिन के निचले स्तर पर बंद होते हैं तो हमेशा इंडिकेट देता है कि बाजार में एंड ऑफ डे भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि यहाँ से बाजार ऊपर जाए। उस हिसाब से अभी फ्यूचर्स एटलीस्ट संभले हुए हैं। एक रिएक्शन आ चुका है। कमेंट्री आजकल वैसे भी चीन से कम ही आती है, अभी भी कम ही कमेंट्री आती है। हर तरह के रूमर्स फैले होते हैं जब भी ये परेशानियां आती हैं। तो समझना मुश्किल है कि एग्जैक्टली ये कितना लंबा इम्पैक्ट रह सकता है। बग्गा साहब से भी इस पर बात करेंगे, बट डेफिनेटली एक चिंता का विषय बाजार के लिए बन गया है। और स्पेशली उस समय जब आप देख रहे हैं कि अदरवाइज जो बाकी परेशानियां थी, अब सप्लाई चेन की परेशानियां पोस्ट कोविड तो आई ही थी, बट वो पूरी तरह से चली गई। शिपिंग रेट्स आपके जो है वो वापस प्री कोविड लेवल्स पर आ गए हैं। बाकी कमोडिटीज में जो बड़ा उछाल था काफी कंट्रोल में वो भी आ चुका है। उसके बाद क्या वापस सप्लाई चेन परेशानियों के लिए मार्केट्स तैयार हैं? पता नहीं। काफी सारी कंपनीज ने अपने चाइना +1 स्ट्रैटेजी को भी इंप्लीमेंट कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि कितना इसका प्रभाव रहता है। बट डेफिनेटली चाइना ने एक चिंता तो शुरू कर दी एक बार फिर से ये कोविड प्रतिबंध लगा के, और काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि दुनिया भर से अब जो कोविड था उसकी बात भी नहीं होती है। एग्जैक्टली, अब वो आंकड़े भी देखने को नहीं मिलते हैं। पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन चीन, जहां पर पहले लग रहा था कि सब कुछ सुधरता हुआ दिख रहा है, दे आर कमिंग बैक ऑन बोर्ड, हर तरफ से डिमांड की बात निकल कर आ रही थी, वहां पर फिर से ऐसा होना, और इतने बड़े पैमाने पर कि आपके वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, प्रदर्शन, और बहुत ही भयानक हमने वीडियोज आते हुए देखे हैं सोशल मीडिया पर, जो कि वाकई में दिल दहला देने वाले हैं। तो क्योंकि वहां से कोई पुख्ता आंकड़े आते नहीं हैं, इसलिए समझ में एग्जैक्टली नहीं आता किस पर विश्वास करें और किस हद तक ये डराने वाले पिक्चर्स हैं। तो ऐसे मार्केट में इनफैक्ट मेरा सवाल ये भी था दीप की, इन सब तनाव के बीच में हमारा मार्केट है जो अलग ही दिशा में चल रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, बढ़िया होल्ड आउट करा है हमारे बाजार। हाँ, एग्जैक्टली, कि इनफैक्ट जितने भी एक्सपर्ट से हम दिन भर बात करते आए हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ठीक है, पॉज लेगा, ब्रीदर लेगा, जो कि इसके लिए एक आम बात है। लेकिन उसके बाद भी ये कहना कि बुल मोमेंटम, मजबूती का मोमेंटम जारी है, दैट इन इटसेल्फ शोज कि कितना रेजिलियंस, कितना स्ट्रेंथ हमारा मार्केट अपने आप में होल्ड करता है। और ये अच्छी बात है कि बाजार इससे खुश भी है कि मौका भी मिल जाता है। ऐसे ऐसे जब डिप्स आते हैं तो मौका मिलता है। देखिए एसजीएक्स निफ्टी और रिकवर रखे डेज हाई पर आ रहा है। बट हाँ,
एक अनफिनिश्ड बिजनेस था निफ्टी का नया हाई बनाने का, क्योंकि इससे पहले हम ऑलमोस्ट 2 हफ्तों से देख रहे हैं बैंक निफ्टी तो नए हाई बनाने की प्रक्रिया शुरू ही कर चुका था, लीडरशिप दिखा रहा था। तो कल एक अनफिनिश्ड बिजनेस था, निफ्टी ने नया हाई बना लिया है। अब सवाल वही है, हर बार नए हाई पे यही बनता है कि क्या ये पीक हो गया है, यहाँ से ऊपर जाएंगे या नहीं। अब तक एटलीस्ट हमारे बाजारों में तो कोई ऐसे संकेत नहीं आए कि परेशानी की बात है। इनफैक्ट चाइना की परेशानी इनडायरेक्टली जो व्यू भी बनता है भारत के लिए बेटर ही है। चाइना +1 जो भी ट्रांजिशन होते हैं वो भारत के लिए अच्छे ही हैं। बट हाँ, जरूर ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीटली डीलिंक्ड हैं ग्लोबल मार्केट से। अगर ग्लोबल मार्केट्स को बुखार आएगा तो फिर थोड़ा टेम्परेचर तो हमारे भी ऊपर जा सकता है, तो चिंता एक वहां से बन सकती है। बट अब तक कोई ऐसे संकेत हमारे बाजार ने नहीं दिए हैं जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी परेशानी आती है। देखिए, और हर लेवल पर हम देख रहे हैं, कल भी अगर आप थ्रू द डे इंटरडे चार्ट अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा बड़ा डिप नहीं आया। मिड डे हमने नया हाई बना दिया, वहां के आसपास या 50 अंक नीचे उससे बंद हुए, उतना तो लाजमी बनता है। तो अब तक तो ऐसे संकेत नहीं आए हैं। सेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़िया रहा है, बैंक्स की पहले लीडरशिप थी, अब बैंक्स कंसोलिडेशन में चले गए हैं। उसके सामने आपने कल देखा रिलायंस की लीडरशिप आती हुई दिखी, बीच बीच में आईटी लीडरशिप दिखा रहा था, वापस ऑटोज कल रिवाइवल में आते हुए दिखे हैं। तो थोड़ा अच्छा फैक्टर बन रहा है। एफआईएस 3 दिनों से कैश में खरीदारी कर रहे हैं, और सीरीज की शुरुआत के बाद अगर एफआईएस कैश में खरीदारी कर रहे हैं तो वो एक कॉन्फिडेंस जता रहा है। ऑफकोर्स फ्यूचर्स में कल थोड़ी बिकवाली जरूर करी है, इंडेक्स फ्यूचर्स की स्टॉक फ्यूचर्स की अगर बात करें, बट सामने इंडेक्स फ्यूचर्स की भी खरीदारी करी है और पोजीशन इनकी बनी हुई है। तो अब तक तो कोई ऐसा बड़ा संकेत बाजार ने दिया नहीं है। देखते हैं यहां से और कितना बड़ा एक्शन होगा। बट आइए इन सभी संकेतों को समझते हैं। ग्लोबल मार्केट्स के एक्सपर्ट बग्गा साहब हमारे साथ तैयार हैं। बग्गा साहब, 2 चीजों पर फोकस रहेगा, एक तो चाइना और दूसरा जो फेड की कमेंट्री आई है। चाइना कल भी हमने इसकी बात करी थी सर, बट अब एप्पल के लिए अनुमान लगाया जा रहा है 5 से 10% इनके फोन सप्लाई में कटौती हो सकती है। और ऑफ कोर्स इतनी सारी ग्लोबल प्रोडक्शन कंपनीज का हब पूरा चाइना में है, तो चिंता तो यहां से और बढ़ सकती है सर। हाँ बिल्कुल दीप, देखिए जो 1989 में तियाननमेन स्क्वायर में जब लास्ट इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए थे और जो बहुत रिप्रेस किया गया था उनको बड़ी तेजी से, तब चाइना इतना बड़ा इकोनॉमी नहीं था, दुनिया का दूसरा बड़ा इकोनॉमी नहीं था और दुनिया का फैक्ट्री भी नहीं था। अब चाइना दुनिया का फैक्ट्री है, वहीं से मैन्युफैक्चर होके आते हैं बहुत सारे, 70-80% अमेरिका के गुड्स जैसे हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, वो चाइना से आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स देख लीजिए, बहुत बड़ा एक मार्केट शेयर चाइना से आता है सप्लाई चेन्स का। तो बहुत इसका इम्पैक्ट रहता है। तभी कल पूरे ग्लोबल मार्केट्स विचलित हुए जब वीकेंड को ये चाइना में 10 बड़े शहरों में प्रोटेस्ट की खबरें निकली जीरो कोविड के चलते। अब यही विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि जी जिनपिंग ने अपनी जो उनकी स्पीच थी 20वीं नेशनल कांग्रेस में, जहां उनको फिर से उनको 3rd टाइम फिर से अपॉइंट किया गया, उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने जीरो कोविड को सपोर्ट किया था। तो प्रोटेस्ट के सामने तो वो झुकेंगे नहीं, बट ये हो सकता है कि एक आध हफ्ते के बाद थोड़ी नरमी वो लोकल लेवल पे ले आए इस कोविड के बारे में। बट सप्लाई चेन्स पे असर है, और क्योंकि एप्पल ने ये स्ट्रीट से शेयर कर दिया कि 6 मिलियन या 60 लाख उसके नए फ़ोन आईफोन 14 जो हैं वो नहीं बन पाएंगे टाइम पे, और उतनी उसकी सेल्स गिरेंगी। तो कल हमने देखा एप्पल के शेयर पे थोड़ा ये रुखावी हुआ, बट ओवरऑल भी इससे सेंटिमेंट कम हुआ। दूसरा इसका सेकंड ऑर्डर इफेक्ट है कमोडिटी प्राइसेस पे, मेटल्स हो गया, आपका ऑयल हो गया, इस सब के ऊपर हमने देखा है कि असर आते हुए चाइनीज स्लोडाउन का। सर, सिंस आपने यहाँ पर कहा, और बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि चाइना क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में भी आता है, कंज्यूमर्स में भी आता है, तो जहाँ कहीं भी यहाँ पर कुछ दिक्कतें दिखती हैं तो तुरंत हम देखते हैं मेटल के प्राइसेस, तेल के प्राइसेस कूल ऑफ हो जाते हैं, और वो हुए भी हैं और बहुत तेजी से हुए। सर मुझे बताइए, अब जो ओपेक है वहां से ऐसी अफवाहें, ऐसी अटकलें निकल कर आ रही हैं कि जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में दबाव आया है थैंक्स टू वीक चाइनीज डिमांड, वो एक और राउंड ऑफ उत्पादन कटौती की तरफ विचार कर सकते हैं। आपको लगता है सर ये पॉसिबल है? क्योंकि पहले 20 लाख बैरल का झटका दे चुके हैं, जिसमें से आधा ही वो अप्लाई कर पाएंगे, फिर आउटपुट कटौती की बात हो रही है। ये सिर्फ सर हवाई बात है या वाकई में होगा? और अगर होगा तो क्या हमें चिंता करनी चाहिए?
हाँ, नया जी बहुत सही सवाल है। और ये 4 दिसंबर को ओपेक प्लस की बैठक है और रशिया के उप विदेश मंत्री भी जा रहे हैं, तेल मंत्री भी जा रहे हैं, सऊदी के तेल मंत्री रहेंगे वहां पे। तो ये बहुत अहम बैठक है 4 दिसंबर को। और इसकी अहमता और बढ़ती है क्योंकि 5 दिसंबर को यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस लागू होते हैं रशिया पे। जो प्राइस कैप की बात G7 और यूरोपियन यूनियन में बात चल रही थी, वहां पे सहमति नहीं हो पा रही। तो पूरा ये हफ्ता है सहमति बनाने का। कुछ देश कह रहे हैं कि $20 तक लाइए, यूक्रेन कह रहा है $40 तक लाइए। वहां पे हंगरी जैसे देश कह रहे हैं कि आप नहीं लगा सकते, प्राइस कैप कैसे चलेगा। अब बाकी यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि यूरोप के जो इंश्योरर्स हैं, और ज्यादातर तेल की जो इंश्योरेंस होती है यूरोपियन यूनियन के इंश्योरेंस से ही होती है, लॉयड्स ऑफ लंदन हो गया जैसे, वैसे बड़े बड़े स्विस आरी वगैरह हो गए। तो ये इंश्योरेंस नहीं मिलेगी अगर आपके जहाज रशियन तेल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अनलेस ये प्राइस कैप के तहत हो। तो ये बहुत ही बड़ा एक चीज है। और जो हमारा अनुमान है कि 100 बड़े टैंकर आपको चाहिए अगर रशियन जितना उनका तेल उत्पादन है, कि किसी भी टाइम हाई सीज पे 100 बड़े टैंकर चल रहे हों, तभी रशिया का सारा तेल उत्पादन शिप के द्वारा पहुंच सकता है भारत या चीन या और देश जो खरीद रहे हैं। तो ये बहुत अब अहम हो जाएगा कि रशिया का कितना कैपेसिटी हर्ट कर सकेंगे यूरोपियन। रशिया ने भी कहा है, एक जैसे कजाकिस्तान की जो पाइपलाइन आती है जो 10 लाख बैरल दिन के यूरोप को पहुंचाती है, रशिया ने कहा है कि हम उसको बंद कर देंगे अगर हमारे ऊपर प्राइस कैप लगाया गया। और यूरोप सीधा रशिया का तेल नहीं ले पाएगा या गैस नहीं ले पाएगा। तो काफी मुश्किल होने वाली है अगले हफ्ते। इसमें अगर ओपेक इसमें कटौती कर दे, 2-4 लाख बैरल की कटौती अनाउंस कर दे, तो सेंटिमेंटली ऑयल मार्केट के लिए काफी सप्लाई कम करेगा। डिमांड जरूर कम हुई है, बट इससे हो सकता है कि हम देखें कि फ्राइडे तक थोड़े प्राइसेस बढ़ जाएं, एंटिसिपेशन में कि शायद ओपेक कटौती करेगा। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ओपेक कुछ कटौती करेगा कि डिमांड कम हो रही है चाइना से। और दूसरा है रशिया अपने काउंटर मेजर्स लगाएगा जब 5 दिसंबर को घोषणा हो जाएगी यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस की और प्राइस कैप की। इसमें अच्छी बात यह है कि भारत ने अपना इंडिपेंडेंट रुख रखा है। उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि अगर चीन खरीद रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है। और जो प्राइस कैप हाईएस्ट लेवल पे बात हो रही है 65 से $70 की, उससे कम पे आज के दिन में रशियन क्रूड बिक रहा है। तो यूराल जो कोट आता है वो 55 से 60 का आ रहा है अभी, और 65 से 70 की प्राइस कैप है। और वो भी है कि 2 हफ्ते अगर आप लगातार इसको खरीदेंगे तभी वो उस पे सैंक्शन लगते हैं। तो अगर आप बीच में उससे कम पे खरीद भी लें तो वो भी 2 हफ्ते का टूट जाता है, जो कंटिन्यूटी है। तो मुझे नहीं लगता भारत के तेल इंपोर्ट्स पे इसका कुछ असर रहेगा। बट तेल की कीमतें अगले हफ्ते काफी वॉलेटाइल हो सकती हैं। बढ़ने की उम्मीद कम है, बट सप्लाई की कटौती करके कोशिश करेंगे कि कीमतें बढ़ाई जाएं। ये ओपेक की कोशिश रहेगी। ओपेक पर नज़र है, बट क्लियर बात है कि डिमांड स्लो डाउन आ रहा है और इसलिए आप देख रहे हैं कि किसी भी एक्शन पर उतना बड़ा प्राइस सपोर्ट अब तक तो कच्चे तेल को नहीं मिला है। बट देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा। बगा साहब, एक बात और, कल 2 और फेड के सदस्यों ने बात करी। बुलट साहब तो कई बार आप भी इनके बारे में बताते हैं, सबसे बड़े हॉक यही भी रहे थे। इन्होंने ही कहा था कि 5 से 7% की इन्फ्लेशन रेंज हो सकती है। कल इन्होंने कहा कि 1% और तो रेट्स बढ़ने ही चाहिए, शायद और बढ़े तो नहीं। और साथ ही न्यूयॉर्क के जो फेड प्रेसिडेंट है जॉन विलियम्स साहब, उन्होंने भी कहा कि ये मान लेना कि रेट्स और नहीं बढ़ेंगे, ये मान लेना कि महंगाई काबू में आ गई है, गलत है। और इनफैक्ट उन्होंने तो कहा कि 2024 तक तो रेट कट भी नहीं होगा, जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अगले साल से शुरू हो जाए। कैसे देखना है इन कमेंट्स को? आज ऑफकोर्स पावल साहब भी बात करने वाले हैं सर। जी, अब दीप, बहुत अहम है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। इनका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल कंडीशंस टाइट हो जाएं
और मार्केट का सेंटिमेंट काबू में रहे, क्योंकि मार्केट अगर उछलता रहेगा तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहेंगी, वेल्थ इफेक्ट रहता है। दूसरा, जो पावल ने कहा था पहले भी कि डिमांड बरकरार है इकोनॉमी में, लेबर मार्केट बहुत टाइट है, लेबर मार्केट में स्ट्रेंथ है, वेज बढ़ रहे हैं लोगों के क्योंकि उनके पास ज़्यादा विकल्प हैं। अब देखिए, एक रिपोर्ट निकल के आई कि 20% हर 5वें अमेरिकन में से एक नई नौकरी की तलाश में है। तो नौकरियां ज़्यादा हैं, लोग कम हैं, लेबर मार्केट टाइट है। ये जो ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे की जो सेल हुई है, ये वीकेंड थैंक्स गिविंग क्योंकि लंबा वीकेंड हो गया था, इस बारी फ्राइडे सैटरडे भी साथ में मिल गया, तो ये 4 दिन का सेल लगभग $35 बिलियन का अनुमान आ रहा है ओवर ये जो 4 दिन, और इसमें 8% की वृद्धि है मंडे के सामने। मास्टर कार्ड का जो डेटा निकल के आया है ऑफलाइन स्टोर्स का, वो कह रहे हैं 12% वृद्धि है पिछले साल के सामने। तो 7-8% आप इन्फ्लेशन भी निकाल लीजिए, उसके बाद भी ये रियल ग्रोथ है यूएस रिटेल में। तो इन सब का ऑब्जेक्टिव यही है कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को नीचे लाएं। बट उसमें जो अनफॉर्चुनेट बात हो गई दीप के 2 हफ्ते पहले भी 80% प्रोबेबिलिटी चल रही थी कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक ही आएगा, अब वो 68% पे आ गया अब कल रात को, और 32% प्रोबेबिलिटी है 75 बेसिस पॉइंट की। अभी तक 75 बेसिस पॉइंट 4-5% पे पहुंच जाना चाहिए था, वो अभी 32 चल रहा है। तो ये मार्केट को थोड़ा ये हिलाएगा, और ये 14 दिसंबर तक जाते जाते आप देखेंगे कि थोड़ा मार्केट में एक झटका इधर से भी आ सकता है। पॉवल की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद डार्क पीरियड आ जाता है, फिर ये इनमें से कोई नहीं बोलेगा, अगले 2 हफ्ते के लिए ये विराम ले लेते हैं और बोलते नहीं हैं, कुछ गाइडेंस नहीं देते। तो पॉवल की स्पीच में यही उम्मीद है, हायर फॉर लॉन्गर बोलेंगे क्योंकि लेबर मार्केट टाइट है, तो ये यही कहेंगे। इसके साथ जोड़ के ये देखना है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्षा क्रिस्टीन लगार्ड, उन्होंने भी कल कहा कि हमारी इन्फ्लेशन हाई है बट पीक नहीं हुई। ये बहुत अहम बात है कि पीक नहीं हुई। हमें यही लग रहा था कि अगस्त सितंबर में शायद इन्फ्लेशन एक लेवल पे आ गई और यहाँ से गिरेगी। उन्होंने कहा यहाँ से और इन्फ्लेशन बढ़नी है, तो इसलिए हमें रेट और बढ़ाने पड़ेंगे। यूरोपियन यूनियन पीछे रह गया है फेड से रेट हाइक में, नेगेटिव से पॉजिटिव में जरूर आए हैं बट बहुत धीरे आए हैं और बहुत देर से आए हैं, तो इनको कैचअप करना है, इसलिए वो भी कोशिश कर रही हैं सेंटिमेंट बिगाड़ने की। तो फेड की तरफ से हॉकिश रहेंगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड और क्रिस्टीन लगार्ड ईसीबी की, वो भी हॉकिश है। कौन डविश है? वो है जापान, जहां कुरोडा कह रहे हैं कि नहीं, हमें पहले इन्फ्लेशन आ जाए, हमें ग्रोथ की तरफ तवज्जो देना है। और चाइना, जहां 2 बारी रेट कट हुए हैं इस साल, चाइना एक अहम सेंट्रल बैंक है जिसने नरमी का रुख अपनाया है। अगले हफ्ते हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आरबीआई की बैठक भी रहेगी, वो तो हम आके कवर करेंगे ही, बट आरबीआई कैसे देखेगा ये भी देखना पड़ेगा। और फ्राइडे का जॉब रिपोर्ट दीप, जो हमें उम्मीद है कि 2 लाख नए नौकरियों का ऐलान होगा, वो रहेगा काफी इंपॉर्टेंट। अब 2 लाख की जगह अगर 2.5 लाख आ जाता है तो हो सकता है 75 बेसिस पॉइंट फिर दिसंबर में कर दें। अभी जो हमारा व्यू है, दिसंबर 14 को 50 बेसिस पॉइंट, 1 फरवरी को 25, मार्च में 25 और मई में 25, और तो 1.25% और बढ़ेगा, इससे 5% पे रेट आ जाता है और मई में फिर विराम आ जाएगा रेट हाइक्स का। सो जो फेब की बात हो रही थी कि शायद फरवरी मार्च तक रेट हाइक्स बंद हो सकते हैं, अब वो थोड़ी डायरेक्शन मई की तरफ चली गई है, पर हाँ रेट्स में और बढ़ोतरी जरूर होगी। 14 दिसंबर को अगली फेड पॉलिसी है, उस पर है हमारी नज़र। बग्गा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर बार की तरह मार्केट का मूड माहौल समझाने के लिए। तो ग्लोबल बाजारों से सुस्ती का मूड माहौल तो आ ही रहा है, बट हमारे बाजारों के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए? इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी
ट्रेड सेटअप क्या बता रहा है, आइए उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित बगड़िया साहब। सुमित जी गुड मॉर्निंग। कल तो बढ़िया मूड था, लाइफ हाई भी लग गया, निफ्टी का एक अनफिनिश्ड बिजनेस था नए लाइफ हाई छूने का, वो हो गया। आज के लिए जरा एक बार सेटअप समझाएं सर, क्योंकि थोड़ा लग रहा है कि शायद गैप से नीचे खुल सकता है, हालांकि उतना बड़ा गैप इस समय स्क्रीन पर तो नहीं दिख रहा है। क्या मानना चाहिए आज के लिए सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु। वेल देखिए, मार्केट्स के अंदर तेजी जारी है और ये पार्टी अभी और थोड़े समय तक जारी रहेगी। जब जब नया लाइफ टाइम हाई लगता है या मार्केट्स हाई के ऊपर होता है, तब थोड़ा थोड़ा इंट्राडे करेक्शंस आता है। ये जो हमें अभी ग्लोबल मार्केट या एसजीएक्स में देखने को मिल रहा है, ये भी वैसा ही है। हो सकता है कि इंट्राडे के अंदर छोटे मोटे डिप आए, तो जब भी ऐसा डिप आता है तो इंट्राडे के अंदर डिप में खरीदारी करके चलने का ही सलाह रहेगा। एसजीएक्स निफ्टी अभी जो छोटा मोटा डिप इंडिकेट कर रहा है, वो अगर 18,600 तक एक्सटेंड होता है मार्केट खुलने के बाद, तो लोअर लेवल्स पे इसके अंदर खरीदारी करके चले। मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट्स में भी तेजी जारी रहेगी। थोड़ा साइडवेज मूव जरूर देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 18,600, 18,550 ये निफ्टी का अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट लेवल्स होगा। 18,600, 18,550 के आसपास अगर कोई भी डिप आता है तो निफ्टी के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 18,500 का इसके अंदर सपोर्ट या स्टॉप लॉस बनेगा, और ऊपर के अंदर 18,700 का पहला टारगेट बनेगा, 18,800 का दूसरा टारगेट बनेगा। जिस तरह से ओआई पोजीशंस इंडिकेट कर रहा है 18,700, 18,800 ये ऊपर में इमीडिएट हर्डल है। ये लेवल जैसे ही निकलेगा तो फिर 19,000 तक के लेवल ऊपर में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते के अंदर ही। तो मुझे ऐसा लगता है दीपांशु, अगर आपको इंट्राडे में कोई भी डिप देखने को मिलता है तो उस डिप में खरीदारी करें और यहां से मूव ऊपर का ही एक्सपेक्ट करके चले। इंट्राडे डिप आएंगे, उस पर खरीदारी करना है। रेजिस्टेंस कहां पर आएगी सुमित जी निफ्टी की? क्योंकि कल हमने देखा कि जो हाई था 604, 605 का, उसके लिए थोड़े अटेम्प्ट्स लगे और उसके बाद भी ज्यादा ऊपर नहीं गया। तो एक बार बाजार को हाई लगाना था, ये कोशिश कर रहा था, बट उसके बाद ज्यादा और मूव नहीं आई। बट इमीडिएट रेजिस्टेंस कहां पर दिखती है आपको? देखो दीपांशु, ओआई डेटा के हिसाब से 18,700 का पहला हडल है। 18,700 के आसपास निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस फेज होगा। तो 18,700 आज इंट्राडे के लिए लेवल सही है। ये लेवल के ऊपर ही नेक्स्ट मूव बनेगा, जिसके अंदर 18,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। आज के दिन में हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा करेक्टिव मूव देखने को मिले और फर्स्ट हाफ के बाद वापस सेकंड हाफ में ऊपर का मूव देखने को मिले। तो कोई भी डिप के अंदर 18,600 के आसपास, जो कि लाइफ टाइम हाई लेवल्स थे, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है, अब वो सपोर्ट बन जाएगा। तो उस डिप तक लोअर लेवल्स पे निफ्टी के अंदर खरीदारी करना है और 18,700 का इसका पहला हर्डल बनेगा। 18,700 का लेवल निकलने के बाद 18,750 से लेके 18,800 तक ये दो हर्डल फिर उसके नेक्स्ट होंगे और उसके बाद 19,000 तक के लेवल इस हफ्ते में निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ओके तो ये तो रही निफ्टी की बात। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, कोई परेशानी की बात नहीं। इनफैक्ट अगर आपको गैप डाउन पर नीचे मिले, उसके और भी थोड़ा नीचे आए, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पर समझाएं सुमित जी, क्योंकि कल पार्टिसिपेट तो किया, बट वैसे 2 दिनों में थोड़ा कंसोलिडेशन में आ गया। ये 43,000 के आसपास ही 2 दिनों में बैंक निफ्टी मूव कर रहा है सर। अब यहां पर क्या नजरिया है? देखो दीपांशु, ये तो होना ही था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है और बैंक निफ्टी ने वन वे रैली दिखाई है। जब निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था और निफ्टी ऊपरी लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था या लाइफ टाइम हाई लेवल ब्रेक करने के लिए वेट कर रहा था, जब बैंक निफ्टी वन वे मूव दिखा रहा था। अब जब निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है तब बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉज ले रहा है। तो ये दोनों की मेलजोल, दोनों की गांठ साठ है, जिसके अंदर एक चलता है एक रुकता है, फिर एक चलता है एक रुकता है। तो अब निफ्टी बैंक के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, लेकिन बायस तेजी का रख के ही काम करना चाहिए। जब तक कोई 1 से 2 दिन के कंटिन्यूअस फॉल के और वॉल्यूम के साथ सेलिंग के संकेत नहीं आएंगे, तब तक कोई सेलिंग आएगी नहीं। इंट्राडे डिप जरूर आएंगे, बट उस डिप में खरीदारी करना है। अब बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी का जो नीचे में ओआई डेटा के हिसाब से हाईएस्ट ओआई जहां पर है वो 42,500 के आसपास है। यानी कोई भी डिप अगर आता है 200-300 पॉइंट का निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर, तो उस डिप में खरीदारी करना है। इंट्राडे का इसके अंदर स्टॉप लॉस बन सकता है 42,700 और दूसरा सपोर्ट बनेगा 42,500। अब ऊपर के अंदर 43,300 पे पहला टारगेट बनाएंगे, बट इसका रेजिस्टेंस है 43,500 का। 43,500 पे ओआई डेटा के हिसाब से हाईएस्ट कॉल में ऊपर इंटरेस्ट है, तो 43,500 तक का मूव तो एक बार मिलना चाहिए और वहां पर फिर अनवाइंडिंग होती है और वहां पर फिर अगर नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस में मोमेंटम देखने को मिलता है तो फिर हमें और ऊपर की तरफ मूव जाता हुआ देखने को मिलेगा।
इवेंचुअली 44,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में ऊपर में आने वाले हफ्ते भर के अंदर देखने को मिलने चाहिए। आज की अगर बात करते हैं 42,900 तक अगर बैंक निफ्टी में कोई डिप आता है तो उस डिप में लोअर लेवल्स पे बैंक निफ्टी में खरीदारी करना है। 200-300 पॉइंट का डिप आ सकता है मार्केट खुलने के बाद। नीचे में 42,700 का इसके अंदर सपोर्ट या फिर स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में 43,300 से 43,400 तक के लेवल आज या कल तक बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ देख रहे हैं, या अगर किसी को शॉर्ट लेना ही है तो किस लेवल पर इनिशिएट करना चाहिए? देखो, अगर शॉर्ट लेना है तो फिर वो लाइव मार्केट के अंदर दीपांशु देखना होगा और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही शॉर्ट लेना होगा, क्योंकि जब तेजी का मोमेंटम होता है ना तब मार्केट दिखाता है कि मैं गिरा, लेकिन वो गिरता नहीं है और सडन स्विंग आता है और सडन तेजी देखने को मिलती है। तो जो भी स्मार्ट ट्रेडर्स हैं या जो भी वॉलेटिलिटी को समझते हैं, जो भी मोमेंटम को प्ले करना चाहते हैं, वो 43,250 43,300 के आसपास चांस ले सकते हैं। बट वो भी उसी टाइम पे मार्केट का मूव देख के कंफर्म होगा। अगर कोई अर्ली चार्ट या 15 मिनट चार्ट में कोई ऐसी कैंडल फॉर्म होती है जिसको देख के लगे कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन सकता है, तब वहां पे सेलिंग लेना है। फिलहाल अगर प्रिजम्पशन में चलते हैं तो 43,250 से लेके 43,300 के आसपास इंट्राडे का हडल बनेगा। ओवरऑल व्यू तेजी का ही है, तो शॉर्ट में कैरी नहीं करना है, लेकिन लॉन्ग में कैरी कर सकते हैं क्योंकि अभी तेजी बाकी है। तो अभी तेजी बाकी है, ये क्लियर आ रहा है। 42,900 के करीब बढ़िया सपोर्ट आएगा। कल भी हमने देखा 950 के आसपास हम देख रहे थे एक्शन बना, 43,000 के आसपास क्लोजिंग हुई। उतनी बड़ी रेंज नहीं थी, बट एक्शन बैंक निफ्टी में आपको भी देख सकता है। और स्पेशली डिप से कल बैंक निफ्टी का भी योगदान अच्छा रहा। निफ्टी तो ऑफकोर्स लीडरशिप दिखा ही रहा था। तो चलिए सुमित जी बने रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे और फिर सारे मेहमानों से पिक ऑफ द डे और बाकी स्टॉक्स पर भी करेंगे चर्चा। पर आइए तब तक फिर आपको बता दें आज खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स पर एक्शन दिखने वाला है, ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं और साथ ही आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी है। अरमान, नुपुर और आशीष हमारे साथ तैयार है। अरमान, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की। जी, ट्रिगर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो सस्टेनेबल गैस प्राइसिंग फॉर्मूला को सुझाने के लिए जो है वो किरीट पारिक कमेटी की जो फाइनल बैठक है वो आज आपको सुबह 11 बजे के आसपास होती हुई दिखेगी। आरसीएफ पर आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जो बोर्ड बैठक में इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। चेंज बीएससी के इसमें चेंजेस हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस जो है वो बाहर होगा और वेदांत फैशन जो है वो उसमें आता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है जिसमें वेदांता इंटरिम डिविडेंड 17.5 का है। वहीं श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस से जो अमलगमेशन स्कीम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के साथ, वहां पर आपको एक्स डेट होती हुई दिखेगी। ग्लोबल के हिसाब से अगर आप देखें तो यूएसए में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नवंबर का डेटा आता हुआ दिखेगा। वहीं इलन मस्क जो साहब हैं वो रिलॉन्च करने वाले हैं ट्विटर का ब्लू सब्सक्रिप्शन। कुछ चेंज इन प्राइस बैंड है जिसमें आरवीएनएल जो 10% से 5% हो चुका है। वही बिकाजी फूड इंटरनेशनल जो कि एक अपेरेंटली नॉर्म है, वही 10% से 5% होता हुआ दिखेगा। कुछ नतीजे हैं जिसमें 5 स्टार जो कि नए लेटेस्ट आईपीओज में से हैं, जिसमें 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के अगर आप नतीजे देखेंगे तो बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। एनआई अगर आप देखेंगे, एनआई लगभग 216 करोड़ से बढ़कर लगभग 296 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है। वहीं अगर मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में भी आपको बढ़िया बढ़ोतरी दिख रही है। और अगर निम्स देखेंगे, निम्स भी बढ़िया है। वहीं एयूएम की ग्रोथ अगर आप वाई भी देखेंगे तो 24% बढ़कर आती हुई दिखी है। और अंत में अगर फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो वहां पर भी नतीजे काफी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। एनआई लगभग 120% के आसपास बढ़कर आई है। वहीं अगर निम्स की बात करें तो क्यू देख लीजिए या वाई देख लीजिए, सब पैमानों पर बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। और नेट एनपी अगर आप देखेंगे तो 1% के आसपास है। ऑलराइट, चलिए अब नुपुर आपकी बारी आती है। बताइए आपकी स्टॉक्स न्यूज की लिस्ट क्या कहती है। बिल्कुल, सबसे पहले लुपिन, जहाँ पे 9 दवाइयों के लिए कंपनी ने बीएल इंडस्ट्री ऑर्टिया के साथ करार किया। हालांकि डील अमाउंट नहीं दिए, पर काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जहाँ पे अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए कंपनी ने करार किया है और अमेजॉन वेब सर्विस पर ये कंप्यूटिंग लैब लॉन्च होगा, तो यहाँ भी नज़र रखनी होगी। एनबीसीसी कंपनी को 272 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है। आम्रपाली प्रोजेक्ट जो नोएडा में है उसके चलते कंपनी को ये ऑर्डर मिलता दिख रहा है। बीएससी, जहां पे सेबी ने सुंदर रमन राममूर्ति जी को बीएससी के एमडी और सीईओ के पद के लिए अब मंजूरी सेबी की तरफ से आ गई है, तो ये भी काफी पॉजिटिव न्यूज है। T+1 सेटलमेंट पर खबर है कि जो 30 दिसंबर से 494 शेयर्स T+1 सेटलमेंट में आ जाएंगे, उसकी लिस्ट अब अनाउंस कर दी है एनएससी ने। और एफएनओ में भी जो शेयर्स है उनकी भी लिस्ट आ चुकी है जो 27 जनवरी से लागू हो जाएगी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पे शाहपुरजी पालुंजी ने 450 करोड़ का निवेश करने वाली है। 2 प्रोजेक्ट में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की यूनिट इन प्रोजेक्ट्स में निवेश करेगी। डीसीएम श्रीराम, जहाँ पे रिफाइनिंग शुगर की कैपेसिटी 5,000 टन ऑफ
गेन से बढ़ाकर 13,000 कर दिए और 24 नवंबर से विस्तारित क्षमता पर उत्पादन भी शुरू हो जाएगा, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। बल्क डील देखें तो एमी ऑर्गेनिक्स जहाँ पे स्मॉल कैप फंड ने करीबन 13.25 लाख शेयर्स बेचे और नॉगिस बैंक और वैल्यूक्वेस्ट इन्वेस्टमेंट ने ये शेयर्स खरीदे 920 के भाव पर। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी जहाँ पे डोवेटल इंडिया फंड ने करीबन 18 लाख शेयर्स बेचे 62 के भाव पे। और प्रमोटर एक्शन देखें तो रॉसेल इंडिया जहां पर प्रमोटर ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है, करीबन 2.5 लाख शेयर्स बेचे, 24 नवंबर को अपनी हिस्सेदारी ओपन मार्केट के थ्रू घटाई थी। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरें और साथ ही फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन भी। आइए समझते हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं आज की टॉप रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा गया। 1650 रुपए का ऊंचा लक्ष्य दिया, 1265 की क्लोजिंग है। मान रहे कि मर्जर के बाद अगर आप देखें तो कॉस्ट सिनर्जीज कैसी आती है, एनआईएम्स कैसे होंगे और साथ में एसेट क्वालिटी तो अभी तक ठीक ठाक है, आगे कैसे रहेगी इसके ऊपर फोकस रहेगा, लेकिन भरोसा बरकरार है 1650 रुपए के लक्ष्य के लिए। आज ऐसा लग रहा है कि टायर स्टॉक्स में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि अपोलो टायर्स यहाँ पर देखिए मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य 329 से बढ़ाकर 348 कर दिया, 313 की क्लोजिंग है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य यहाँ पर भी थोड़ा सा एडजस्ट किया, हालांकि अभी भी करंट मार्केट प्राइस से नीचे है। 1649 से बढ़ाकर 1661 कर दिया और 2045 की क्लोजिंग है। पीटीएम पर बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है दीपांशु, फोकस करना होगा। सीएलएससी की तरफ से पहले बिकवाली की राय दिया करते थे, अपग्रेड करके अब सीधे खरीदारी की राय दे रहे। 462 की क्लोजिंग, 650 रुपए का लक्ष्य है। और ये मान ली कि प्राइस करेक्शन आप देखें तो इसके बाद जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है काफी हद तक फेवरेबल नजर आ रहा है, जिसके चलते अब इनका भरोसा बढ़ गया। बिकवाली से खरीदारी की राय, रेटिंग अपग्रेड, टारगेट है 650 रुपए का। वहीं सिटी अगर आप देखें तो लंबे समय से अपने व्यू पर बरकरार है, खरीदारी किराए के साथ 1055 रुपए के लक्ष्य के लिए। एबी फैशन यहाँ पर सिटी खरीदारी किराए दे रहे 405 रुपए के लक्ष्य के लिए, 312 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि 8 डिजिटल ब्रांच में इन्होंने करीब 290 करोड़ का जो है निवेश किया है और इनकी स्ट्रैटेजी के अनुसार है, आगे भी करते रहेंगे तो यहाँ पर फोकस रहेगा। आईजीएल यूबीएस खरीदारी किराए दे रहे 444 की क्लोजिंग, 630 रुपए का लक्ष्य। और डालमिया भारत यहाँ पर जेफरीज जो है खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य इन्होंने 1900 से सीधे बढ़ाकर 2060 कर दिया, 1760 की क्लोजिंग है। मान रहे कि खासतौर पर अगर आप देखिए तो ईस्ट में प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बेहतर देखने को मिलेगी। मिड कैप सीमेंट प्ले करने के लिए डालमिया सबसे बेहतरीन कंपनी है। ऑलराइट आशीष, और कौन सी शेयर्स हैं जिस पर ब्रोकरेजेस फोकस करते हुए दिख रही हैं? यहाँ एसबीआई कार्ड्स यहाँ पर देखिए एचएसबीसी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए, 813 की क्लोजिंग, 1000 रुपए का लक्ष्य है। सन फार्मा पर नजर रखिएगा, क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे 1000 के लक्ष्य के लिए। 2 फार्मा स्टॉक्स अपने रडार पर रखें, सिप्ला पर है क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग 1300 रुपए का लक्ष्य। डॉक्टर रेड्डीज पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग क्रेडिट स्विस की तरफ से 4402 की क्लोजिंग है, लक्ष्य दे रहे 4000 रुपए का। और अंत में जोमैटो, लगातार रिपोर्ट्स यहाँ पर आती रहती हैं, आज भी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 92 रुपए के लक्ष्य के लिए, करीब 64 रुपए 40 पैसे की कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि अमेजॉन देखिए अपने फूड डिलीवरी बिजनेस से एग्जिट कर रहा है, ये बताते हैं कि इनकी मोड काफी स्ट्रांग है और एंट्री बैरियर्स हैं, जिसके चलते जोमैटो यहाँ पर 92 रुपए के लक्ष्य के लिए ओवरवेट की रहा है। ओके, तो ढेरों रिपोर्ट्स आई हैं। चलिए, ब्रोकरेजेस काम कर रही हैं, एफआईआईज भी थोड़ा कल खरीदारी तो कर रहे थे कैश मार्केट में, देखते हैं आज क्या करते हैं। बेहतरीन स्टॉक्स, बेहतरीन कॉल्स कहां पर रखनी आपको नजर, आइए बताते हैं। हमारे सारे मेहमान हैं तैयार, पिक ऑफ द डे। सुमित जी तो हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही किरण जी, कुणाल जी, सिमी जी, अविनाश जी एंड ऑफ कोर्स मुदित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में। मुदित जी मॉर्निंग सर, करते हैं आपसे शुरुआत, बताएं पिक ऑफ द डे आपकी। गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल, देखिए पिक ऑफ द डे में आज चुना है एक बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसको लॉन्ग करके चलेंगे। जिस तरह के चार्ट्स बनते हुए नजर आए हैं, काफी बड़े अपसाइड मूव यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो आज इंट्राडे के लिए 61 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करेंगे। पोजिशनल टारगेट की बात करते हैं तो 65 तक के अपसाइड मूव आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 56 रुपए 50 पैसे का। चार्ट स्ट्रक्चर पर बात करते हैं, लगातार तेजी के बाद स्टॉक में एक फ्लैग बनाया, उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला है, तो रैली एक्सटेंड हो सकती है। इंट्राडे 61, पोजिशनल टारगेट 65 तक निकल कर आते हैं। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे करे फोकस, मुदित जी की है ये पसंद। पहला टारगेट 61 और पोजिशनली अगर आप इसको लेकर चलते हैं तो 65 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। बारी आती है किरण जी की। किरण जी मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे कौन सी होगी सर?
नेहा जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। मेरा मेरा खरीदारी की राय है अपोलो टायर्स पे। देखिए अपोलो टायर्स में बहुत ही अच्छा अपमूव हमें देखने को मिला और डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली, एक बहुत अच्छे रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मेरा मानना है कि आपको थोड़े से गिरावट पे खरीदी करनी है। रेंज रहेगा 310 और 307, इस रेंज में बाय करने की सलाह है। 312.70 का क्लोज है तो थोड़ा सा नीचे बाय करना है। 305 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोज डे एंड क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा और टारगेट्स के लिए आपको 323 327 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। पर ये 2 से 3 दिन का व्यू है। मेरा मानना है कि अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया रखते हैं तो इसमें और भी बड़े टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए, क्योंकि ये ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है, नो रेजिस्टेंस जोन में। तो ये है आपके लिए अपोलो टायर्स। कल भी बढ़िया मोमेंटम में था, इनफैक्ट कल तो ज़बरदस्त तेज़ी थी, 6% ऊपर दौड़ा है और आज भी फॉलो ऑन बाइंग आपको दिख सकती है इसमें। सिमी जी मॉर्निंग मैम, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे लगता है कि मैं एक कैश के स्टॉक के साथ ही जाना चाहूंगी आज के दिन के लिए। रेडिंगटन मेरा फेवरेट है और ये स्टॉक बहुत दिनों के बाद अभी थोड़ा सा मोमेंटम शो कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से खरीद कर चलने का सलाह मैं दे रही हूँ। आज के दिन के लिए छोटा सा टारगेट ही मैंने लाया है और पोजिशनली भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऐसा जगह पे आ चुका है, हो सकता है कि 220-40 तक भी ये स्टॉक जाए। आज के दिन के लिए छोटा छोटा टारगेट्स है। 189 का पहला टारगेट, 194 का दूसरा, 199 का तीसरा टारगेट के लिए रेडिंगटन को खरीद कर चलिए। 177 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ओके, रेडिंगटन पर है फोकस और मल्टीपल टारगेट सेमी जी की तरफ से हैं। पहले 189, फिर 194, 199 एंड इवेंचुअली यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ आगे भी बनती हुई दिखाई दे रही है। सुमित जी हमारे साथ आज सुबह से ही बने हुए। सुमित जी वंस अगेन वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी पिक ऑफ द डे कहाँ से आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, पिक ऑफ द डे के तौर पे मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स को सिलेक्ट करना चाहिए। स्टॉक के अंदर मोमेंटम कल बना है। पिछले करीब 11 से 15 दिनों के बाद एशियन पेंट में कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है और स्टॉक ने 200 डे में लेवल्स ऊपर की तरफ तोड़े हैं। तो एशियन पेंट में खरीदारी करें। जिन्होंने पोजीशंस ले रखा है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें। 3150 कल का क्लोजिंग है। 3125 तक अगर कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे आपको खरीदारी करना है। 3075 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, कल पहला दिन था तो टारगेट्स बड़े बनेंगे और अच्छे बनेंगे, जिसके अंदर 3250 से 3300 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। तो आज खरीदारी करें। आने वाले कुछ ही दिनों में ये लेवल्स देखने को मिलेंगे और 3300 का लेवल टूटा तो रैली एक्सटेंड होगी और भी ऊपर के लेवल आएंगे। फिलहाल 3075 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 3250 3300 के टारगेट्स के लिए। ओके, 3250-3300 के टारगेट्स के लिए एशियन पेंट्स। कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं गिरावट आई है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी उसका ये है और कल टायर स्टॉक्स भी पार्ट ऑफ द रीजन यही था जिस तरह से तेल में आप लगातार गिरावट देख रहे हैं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं पिक ऑफ द डे के लिए क्या चुना है आपने? सुप्रभात दीपांशु, सुप्रभात नेहा। एक नहीं 2 काउंटर्स लेकर के आया हूं दीपांशु, तो 2 खरीदारी की राय आज पिक ऑफ द डे में है। सबसे पहले तो देखिए रिलायंस पर खरीदारी की राय है। जिस तरह का मोमेंटम हमने कल रिलायंस पे बनते हुए देखा, मुझे लग रहा है कि दीपांशु इसमें आपको और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। 2825 2850 के लेवल्स रिलायंस में मुमकिन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले रिलायंस खरीदना है। स्टॉप लॉस रख लें 2675 पर, 2675 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट होगा 2775 का, दूसरा टारगेट 2825 का। और दूसरी खरीदारी की राय है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। बहुत जमाने बाद हम खरीदारी की राय दे रहे हैं और उसकी वजह यह है कि चार्ट पर बिल्कुल एक उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। एक ब्रेकआउट आता हुआ कल के ट्रेड में देखा और मुझे लगता है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा। तो इन स्तरों पर खरीदारी करके चलें। 140 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें और 150 और 158 2 टारगेट्स के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी कराएं। ओके, तो कुणाल जी की तरफ से आज पिक्स ऑफ द डे है। रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद के चले। 2 टारगेट्स हैं 2775 2825 एंड इवेंचुअली इंडिया बुल्स हाउसिंग। यहाँ पर 140 का स्टॉप लॉस और 150 का टारगेट दिख रहा है। कुणाल जी बैन में आ गया था कल, तो उससे थोड़ा मोमेंटम में असर आ सकता है इंडिया बुल्स हाउसिंग पे सर? देखिए बिल्कुल ये रहता है, लेकिन देखिए जैसा अभी हमने देखा दीपांशु पीएनबी के केस में कि जब बैन में आया उसके बाद जबरदस्त तेजी बनी, तो मुझे ऐसा लगता है चार्ट देखकर दीपांशु कि इसमें भी बैन जो है वो नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव साबित होगा और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसमें एक बड़ा ब्रेकआउट है। तो मेरी राय में कैश मार्केट पर खरीदारी करनी चाहिए और 158 160 तक के लक्ष्य आपको स्टॉक में आते हुए दिखेंगे।
तो कैश मार्केट में खरीदारी करिए, थोड़ा मोमेंटम अगर ऊपर चढ़ा हुआ तो भी भरोसा रखिए, पोजीशन बेसिस पर रखिए नजर 150 158 के टारगेट लिए। 3 स्टॉक्स है बाय द वे बैन में, आपको याद दिला दूं, इंडिया बुल्स हाउसिंग ऑफ कोर्स बैन में आ गया है, BHEL बैन में आ चुका है और बैन में आ चुका है डेल्टा कॉप। तो तीनों ट्रेडर फेवरेट काउंटर्स हैं जो बैन में आ गए। कल बैन से बेनिफिट में आशीष हमें बता ही रहे थे इसके बारे में। और अब अविनाश गुराक्षकर जी की बारी आती है। सर मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे कहाँ से आ रही है सर? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे 2 स्टॉक्स पसंद है इन्वेस्टमेंट के लिए करंट लेवल्स पे। पहला स्टॉक रहेगा भारत फॉर्ज। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ ट्रैक्शन हमको कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में दिख रहा है प्लस डिफेंस में आ रहा है, यहाँ पे भारत फौज बहुत वेल पोजीशनड है। इनफैक्ट इनकी अटैक गन जो अभी उन्होंने मिलिट्री को सप्लाई की है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि आने वाले 1.5-2 साल के लिए ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग रहेगी। यहाँ पे अगर कोई खरीदता है तो मुझे लग रहा है कि कम से कम करीबन 8 से 12 महीने के लिए जो टारगेट प्राइस फेयर वैल्यू दिखती है वो करीबन 1050-1100 है। और दूसरी कंपनी ABFRL है। मुझे लग रहा है, देखिए कंजम्पशन स्पेस में इन्होंने बहुत अच्छे ब्रांड्स बाय किए हैं, प्लस फर्स्ट हाफ का जो FY23 का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही तगड़ा आ गया है। अगले हाफ में और भी अच्छा परफॉर्मेंस आने की अपेक्षा है क्योंकि फेस्टिवल क्वार्टर का इम्पैक्ट भी रहेगा, प्लस जिस प्रकार से अभी पोस्ट कोविड अभी कंज्यूमर सेंटिमेंट है, यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड इस साल आएगी। करीबन हमको लग रहा है इस साल कंपनी 350 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी, जो पिछले साल करीबन 118 करोड़ का लॉस था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 400 रुपये का एक फेयर वैल्यू बन सकता है, तो इसको डेफिनेटली कोई भी करेक्शन में या करंट प्राइस पे खरीदना चाहिए। ओके, तो भारत फोर्ज और AB फैशन 2 काउंटर्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। ये जो खबर चल रही है अविनाश जी, AB फैशन बेवकूफ़ ब्रांड को खरीद सकता है। कंपनी ने ना ही डिनाई करा है ना ही एक्सेप्ट करा है, बट खबर काफ़ी स्ट्रांग चल रही है बाजार में। 100 करोड़ की ये डील हो सकती है। कैसे देखते हैं सर इसको आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि कोई भी डील के पहले ओपनली कोई भी सेलर या बायर एडमिट नहीं करेगा, बट अगर ये डील कंप्लीट होती है दीपांशु, तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा बेनिफिट ABFRL को आएगा। इनफैक्ट आपने अगर देखा होगा कि पिछले 1.5-2 साल में कंपनी ने एग्रेसिवली ब्रांड्स खरीदे हैं और इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले 2-3 साल में देखने को मिलेगा। तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव सेंटिमेंट ड्राइवर रहेगा अगर ये डील इन द नियर टर्म कंप्लीट होती है। बट डेफिनेटली इवन करंट ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ABFRL बहुत ही वेल पोजिशन है रिटेल स्पेस में, और डिमांड सेकंड हाफ में अच्छी तरह से तेजी से अगर आती है तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। यह आपके लिए AB फैशन जिस पर रखनी है आपको नजर, एक्शन में रह सकता है ये काउंटर। अविनाश जी के रेडार पर भी है आज के लिए। आइए और जो खबरें हैं उन पर भी क्या रिएक्शन आ सकता है ये भी एक बार जान लेते हैं। लुपिन, इसके लिए खबर आई है 9 दवाओं के राइट्स के अधिग्रहण के लिए इन्होंने ब्राजील में एक करार किया है। बॉश की सब्सिडी के साथ ये करार किया गया है। तो 9 ड्रग्स का पोर्टफोलियो इनके पास बेसिकली ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। सिमी जी एक बार जरा देखिए लुपिन का चार्ट मैम। लगता है एक्सक्यूज मी दीपांशु, लुपिन मुझे लगता है कि एक मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकता है। कल भी ये स्टॉक अच्छा रिकवरी शो किया था, तो करंट लेवल पर खरीद कर चलने का ही सलाह दे रही हूँ मैं 720 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 740 से 750 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है, पर उसी के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो पार करने के बाद ही इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए 720 का स्टॉप लॉस, 740 755 का 2 टारगेट्स है। कल तो सुमित जी के रेडार पर भी था लुपिन, बाय कॉल भी आया था। सुमित जी, मोमेंटम बरकरार दिख रहा है ना सर आज के लिए? मेरे को लगता है दीपांशु, ये जो आप न्यूज बता रहे हो इसी का इम्पैक्ट कल से स्टार्ट हो गया था स्टॉक के अंदर, और कल आप देखो तो कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई थी और 3 दिनों के 4 दिनों के हाई कल स्टॉक ने सिंगल डे में ब्रेक किए थे। तो ये न्यूज का बिल्कुल इम्पैक्ट है और यहाँ से अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। चार्ट्स पे मुझे यही कैंडल देख के लगा था कि यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो जिस तरह की कल कैंडल फॉर्म हुई है ये एक्सटेंड होनी चाहिए और कम से कम 750 से 760 रुपए तक के लेवल तो लुपिन में इमीडिएटली बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिलने चाहिए। उसके बाद इसका फ्रेश ट्रेंड डिसाइड होगा, बट फिलहाल 750 से 760 तक का मूव तो देखने को मिलना ही चाहिए। ओके, फर्टिलाइजर स्पेस पे फोकस करते, वैसे भी हम ट्रेडिशनली देखते हैं कि बजट से पहले ये कुछ स्पेसेस होते हैं जिनमें से एक है जहां पर मूवमेंट अच्छा खासा दिखाई देता है। कल भी फर्टिलाइजर स्पेस में एक्शन दिखा और RCF की बोर्ड बैठक में अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार होना है। अविनाश जी, आपका व्यू जानना चाहूंगी RCF एंड ऑफ कोर्स पूरा फर्टिलाइजर स्पेस। नया मुझे लग रहा है कि देखिए फर्टिलाइजर स्पेस इसलिए फोकस में है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है कि
गवर्नमेंट यूरिया प्राइसिंग के ऊपर और एग्री बजट एग्री आउटले के ऊपर स्पेंडिंग काफ़ी इंक्रीज करने की पॉसिबिलिटी है। एग्री सेक्टर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस प्रकार का पिछले बजट में भी इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए थे, तो लग तो रहा है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स, एग्रोकेमिकल स्टॉक्स ये फोकस में रहेंगे। ज़्यादातर जो कंपनियां डोमेस्टिक मार्केट को सर्व करती है वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी सी और बेनिफिट्स मिले, तो डेफिनेटली आरसीएफ हो या चंबल फर्टिलाइजर्स हो, कोरोमंडल हो, ये सारे स्टॉक्स हमको लग रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे आज अगर बाजार थोड़ा सा नरम खुलता है तो खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। मेरे ख्याल से अगले 1.5-2 महीने में अच्छी खासी अपसाइड पॉसिबल लग रही है। अच्छी खासी अपसाइड पॉसिबल यहाँ पर लग सकती है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर रखिए नज़र। कल हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी थी, विनिवेश के लिए रोड शोज भी यहाँ पर आपको शुरू होते हुए दिख गए हैं। देखते हैं आज कैसा एक्शन ये काउंटर्स दिखाएंगे। एक्शन में आ सकता है एनबीसीसी, यहाँ पर इन्हें करीब 271 करोड़ के ऑर्डर्स भी मिले हैं, तो ये स्टॉक भी रेडार पर रहेगा। मुदित जी एक बार जरा एनबीसीसी का चार्ट देखें सर। एनबीसीसी का चार्ट बहुत अच्छा है और स्टॉक में जिस तरह के चार्ट्स बने हैं लगातार तेजी दिखा रहा है। एक राइजिंग चैनल में एक काउंटर ट्रेड हो रहा है। साथ के साथ वीकली चार्ट्स पर देखेंगे 28 और 30 के आसपास स्टॉक में डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ और वहां से बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आ रही है। जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीब मार्च 2022 में जो हाई बने थे वो हाई भी निकाल दिए स्टॉक ने, तो यहाँ से अभी और तेजी बना सकता है। 48 और 50 तक के अपसाइड मूव 1 से 1.5 महीने के अंदर एनबीसीसी में नजर आएंगे। यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। कोई डिप आता है, डिप में करीब 40 रुपए या 39 के आसपास आता है, डेफिनेटली एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 50 रुपए तक के अपसाइड मूव एनबीसीसी में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 36 रुपए का। ऑलराइट, जरा अब टीसीएस पर भी हम लोग फोकस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए करार की खबरें निकल कर आई है। कल हमने देखा टीसीएस दायरे का ट्रेड दिखा और बिल्कुल सपाट फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होता हुआ ही नजर आया है। किरण जी, टीसीएस पर क्या व्यू बन रहा है? इनफैक्ट पूरे आईटी पैक में कल हमने देखा कि एक मिक्स बैग व्यू था, तो जरा बताइए कि आज किन किन पॉकेट्स में आपकी नजर होगी? देखिए, आईटी सेक्टर इन जनरल बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है और हमने आईटी सेक्टर में सारे स्टॉक्स को एक बहुत अच्छी रैली दिलाते नजर आए पिछले 10-15 दिनों में। तो मेरा मानना है कि थोड़ा कंसोलिडेट होता है तो बहुत अच्छा है। बहुत इंपॉर्टेंट नेकलाइन के आसपास इंडेक्स आ गया है। टीसीएस की बात करें तो इधर भी हूबहू वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। पिछला स्विंग टॉप लगभग 3420, 3430 3420, 3430 ये लेवल्स थे पर, और अब अभी हम उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन हो जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा। ब्रीदर अगर लेता है और उसके बाद ब्रेकआउट आता है तो इवेंचुअली मैं मानता हूं कि 3600, 3675 ये लेवल्स आपको टीसीएस में देखने को मिलेंगे। अभी के लिए जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनको बने रहने की सलाह है। 3340 का मेरा एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए टीसीएस। देखते हैं आज ये आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है कि नहीं। लुपिन की अभी बात चल रही थी, सिप्ला पर रखिए नज़र। इन्होंने एक इंजेक्शन लॉन्च करने जाने जिसके लिए इन्हें मंजूरी मिल गई है, जिसकी यूएस में सालाना 20 करोड़ डॉलर की बिक्री है। तो अच्छा खासा मार्केट साइज है इस इंजेक्शन का जो इन्होंने यूज़ किया है। प्रोस्टेट कैंसर के इस्तेमाल में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और ये सिप्ला अब लॉन्च करने जा रहा है। 20 करोड़ डॉलर की अपॉर्चुनिटी है। सेल्स है, ऑफ कोर्स पूरी अपॉर्चुनिटी इनके पास आई नहीं है, वो अलग बात है, बट सिप्ला भी रेडार पर रहना चाहिए आपके। इनफैक्ट सिप्ला के चार्ट पर भी एक बार राय ली जाए। कुणाल जी जरा देखें सिप्ला 1100 का लेवल सर। देखिए चार्ट मजबूत है दीपांशु, और इसने हाल के दिनों में अपने सारे पीयर्स को आउट परफॉर्म किया है। स्टॉक में करेक्शन भी आया ऊपरी स्तरों से और मुझे लगता है कि ओवरऑल हायर बॉटम्स की श्रृंखला चार्ट पर नजर आती है और जो करेक्शन है वो इन स्तरों के आसपास 1100 के आसपास पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो मेरी राय में यहाँ पर खरीदारी में हर्ज नहीं है। एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस 1090 पर 10 रुपया नीचे टाइट स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। तो मुझे लगता है ये स्टॉक 1180 के लेवल्स आपको दोबारा दिखा सकता है। मेरी खरीदारी की राय है सिप्ला पर रखिए नजर, और लुपिन भी है तो थोड़ा थोड़ा फार्मा में भी मोमेंटम आ सकता है। एटलीस्ट चुनिंदा स्टॉक्स तो आपके रिडार पर रहने ही चाहिए। आइए वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका भी स्वागत। वागले साहब मॉर्निंग सर, पिक ऑफ द डे बताएं सर। दीपांशु गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है आईजीएल, जिसमें इनफैक्ट
कल पूरे गैस स्पेस में अच्छा मोमेंटम दिखाई दिया, तो आईजीएल में क्लियर कट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। 443 444 के आसपास का बंद है। आपको एक 7 से 8 रुपए का रिस्क लेके 435 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है ये 460 465 तक से में जा सकता है। तो वागले जी आज आईजीएल पे फोकस करके चल रहे, और वैसे भी सस्टेनेबल गैस प्राइसिंग पर आज किरीट पारेख कमेटी की बैठक है 11 बजे, उस पर हमारी नजर रहेगी। और ऑफ कोर्स पूरे गैस स्पेस में हमने देखा गैस स्पेस की जितनी कंपनीज हैं वो काफी समय से बजिंग रही हैं, तो आईजीएल पर फोकस करके चले 460 465 तक का लेवल यहां देखने को मिल सकता है। लिकर स्पेस ये काफी बजिंग रहा है हाल फिलहाल में। अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें 900 के पार हमने इसे निकलते हुए बीते सत्र में देखा है, और पूरा स्पेस ही यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करता देखा है। मुदित जी, एक तो यूएसएल, उस पे बताइए सर क्या व्यू बन रहा है, ओवरऑल लिकर स्पेस यहां पर कुछ बजिंग है जो इस समय आपको पसंद आ रहा हो? देखिए, पूरे स्पेस में बात करें तो ये मैकडॉवेल ही पसंद आ रहा है। जिस तरह के चार्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, तेजी अभी और बनेगी। ओवरऑल टारगेट्स 1000 तक के निकल कर आते हैं, तो मैकडॉवेल अगर किसी के पास पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड करके चलेंगे। कोई डिप आएगा, डिप में भी बाय करके चलेंगे। 1000 तक के अपसाइड मैकडॉवेल में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 860 का। चार्ट स्ट्रक्चर बड़ा पॉजिटिव है। अच्छी चीज जो चार्ट्स पर नजर आ रही है, बड़े अप मूव के बाद स्टॉक कंसोलिडेट करता है और फिर कंसोलिडेशन में टाइम स्पेंड करता है, एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। उसी तरह के चार्ट्स पूरी तरह से फॉर्म हो चुके हैं। 1000 तक के अपसाइड के लिए काउंटर तैयार है, तो डिप में भी खरीदेंगे। यहाँ है, होल्ड करके चलिए। 860 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो 860 का स्टॉप लॉस है यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसको रेडार पर रखिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूअरीज दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर रहे हैं, और बाकी लिकर स्टॉक्स पर भी हमने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा है। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज कल इसकी तरफ से बढ़िया लीडरशिप आपको आती हुई दिख रही थी। अविनाश जी, क्या व्यू बनता है रिलायंस पर? कल तो इसने शानदार लीडरशिप दिखाई, 2700 के ऊपर बंद हुआ। यहाँ पर और एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं सर इसके लिए? दीपांशु, देखिए रिलायंस में जो सबसे बड़ा नियर टर्म का ट्रिगर है वो 5G का रोल आउट है। उन्होंने कहा था कि दिसंबर में 5G के सर्विसेज रोल आउट हो जाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि माना जा रहा है कि रिलायंस इनिशियली 5G को बहुत एग्रेसिवली बेचेगा और ऑब्वियसली मार्केट शेयर गेन की कोशिश करेगा इन द नियर टर्म। दूसरा, इनका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बिजनेस है, जो उन्होंने कहा है कि वो डीमर्ज करेंगे, उसकी सेपरेट लिस्टिंग करेंगे, उसका भी पॉसिबली जनवरी और मार्च के क्वार्टर में एक पॉसिबिलिटी लग रही है। तो डेफिनेटली जिस प्रकार का पेमेंट मार्केट है और जिस प्रकार का वेल्थ और ब्रोकिंग मार्केट है, यहाँ पे रिलायंस एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करेगा। और क्रूड के प्राइसेस जो घटे हैं उसका बेनिफिट आपको शायद चौथे क्वार्टर में इनके जीआरएम्स में भी देखने को मिल सकता है। तो ये 2-3 अच्छे फैक्टर्स है जो मार्केट पसंद कर रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अपसाइड के लिए अभी भी जगह बाकी है। मुझे लग रहा है कि अगर हम 6 to 12 मंथ्स का नजरिया ले तो ये स्टॉक 3000 रुपए का भी पोटेंशियल रखता है। बट नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि जो लेवल है यहाँ पे आपको अगर खरीदना है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 2850 2875 भी मिल सकता है। बट लॉन्गर टर्म के लिए, यानी कि 12 महीने की अगर टाइम फ्रेम कोई रखता है, तो 3000 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक थोड़ी पोजीशन बनाई जा सकती है। डेफिनेटली रिलायंस कल के रैली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, बट 6 to 12 मंथ्स टाइम फ्रेम आउटलुक पॉजिटिव है। कल के हाई में तो बड़ा योगदान रिलायंस की तरफ से ही आया था, पर देखते हैं आज के एक्शन में इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है। और कौन से स्टॉक्स है फोकस में, बताएंगे इनके बारे में, और उससे पहले करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।